देखो मैं न्यूमेरिकल बता रहा था, ठीक है ना। आज उसे में आगे भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आज न्यूमेरिकल सब नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, देखना ध्यान से। एक यही लास्ट न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है, सबसे अब तक जितना पढ़े उन सबसे डिफरेंट है। देखो ध्यान से, कल 5 क्वेश्चन हो गया था, ये 6वां क्वेश्चन है मान लो, ठीक है ना। कल 5 क्वेश्चन में बता दिया था, अब ये 6वां क्वेश्चन है। और इस 6वें क्वेश्चन को कुछ अलग टाइप से बनाया गया है। किस टाइप का बनाया गया है देखो, एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसका मान R है। एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका भी मान कुछ भी हो सकता है, इसको भी मैं R ही मान रहा हूँ। और एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका भी मैं मान R मान रहा हूँ। ये A है और ये B है। यहाँ से एक लाइन ऐसे गई है यहाँ तक, और यहाँ से एक लाइन ऐसे गई है यहाँ तक। अब हमको बताना है A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध। A व B के मध्य क्या बताना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है ना। A व B के मध्य क्या ज्ञात कीजिए? तुल्य प्रतिरोध। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के तुम बता सकते हो कि प्रतिरोध समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है। इसको देख के मैं जिस रूल से बताया हूँ तुम लोगों को कि A और B के मध्य निकालना है, A से चलना प्रारंभ करो, B तक जाओ, जहाँ रास्ते बटे होंगे वहाँ पे कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। मतलब दो रास्तों के जो प्रतिरोध होंगे वो किस क्रम में हो जाएंगे? तो जब यहाँ से चलना शुरू करोगे, इस रास्ते पे जाओगे और ऊपर वाले रास्ते पे जाओगे, इसमें तो प्रतिरोध है लेकिन इसमें है ही नहीं, नहीं ना, तो रहता तब ना समांतर क्रम में जोड़ते, है ही नहीं। फिर इसमें तो है, इस वाले तार में 2 प्रतिरोध है ना, लग रहा होगा श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ भी देखोगे तो एक यहाँ से कनेक्शन जोड़ दिया गया है, मतलब यहाँ से भी 2 रास्ते हैं। अब अगर इस रास्ते में प्रतिरोध होता तो हम इसके साथ समांतर में जोड़ते कि नहीं। और फिर जैसे ही आगे जाओगे ये छूट जा रहा है। मतलब इसको देख के तुम बता ही नहीं सकते डायरेक्ट कि ये श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है, नहीं बता सकते। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक रूल लगाना होता है, एक रूल पता होना चाहिए सबको कि हम कैसे करेंगे। अगर हमको इसका सल्यूशन करना है तो हमको थोड़ा सा इस चित्र में चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब चित्र में चेंजिंग करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि जो क्रम में जुड़ा हुआ है उस क्रम को हम चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्रम वही रहेगा। बस इसमें एक पॉइंट याद रखना कि जब किसी पॉइंट से चलना शुरू करते हो, किसी बिंदु से चलना शुरू करते हो, जैसे हमको यहाँ ए से चलना शुरू करना है, ए से चलना शुरू करते हो, आगे जाते हो, अगर कोई दूसरा बिंदु तुमको मिलता है तो जहाँ से चलना शुरू किए थे वहाँ से चल के जब दूसरे बिंदु तक पहुँचे तो बीच में अगर एक भी प्रतिरोध है तब तो बिंदु अलग होगा, लेकिन अगर प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ है तब वही रहेगा बिंदु जो है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ से अगर चलूँ, यहाँ तक पहुँचूँगा, यहाँ से चलते चलते जब यहाँ तक पहुँचा तो इसके बाद मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला ना, मिला कि नहीं? यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है ना, एक बिंदु मिल रहा है ना। क्या यहाँ से चल के जब मैं इस बिंदु तक गया तो बीच में कोई प्रतिरोध था? नहीं। तो इसका मतलब ये भी ए है, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। अब जब इधर चलना शुरू करेंगे तो इधर तो प्रतिरोध है, इस पॉइंट तक जाएंगे तो इसका नाम हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो अभी इसको छोड़ते हैं, हमारे पास एक और रास्ता है ना ऊपर से जाने के लिए। तो क्या मैं इस रास्ते से जब चलना शुरू करूंगा, यहाँ से घूम के मैं इस पॉइंट तक पहुंचूंगा तो बीच में एक भी प्रतिरोध है? तो क्या ये भी मैं ए लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। बस ध्यान देना, जब चलना शुरू करो अगर बीच में एक भी प्रतिरोध नहीं है तो जिस पॉइंट से चलना शुरू किए हो उसी पॉइंट का नाम लिख सकते हो। समझ में आई बात? मैं ए से चला,
इस पॉइंट तक यहाँ पे कोई प्रतिरोध ही नहीं था तो मैं इसको ए लिख दिया। इधर जा रहा था प्रतिरोध था तो ये पॉइंट चेंज होगा कि नहीं? अब कुछ आएगा बाद में देखेंगे, ठीक है। एक रास्ता और है ऊपर, ऊपर जब जा रहे हैं तो ऊपर भी प्रतिरोध नहीं है, तो अगर ये पॉइंट ए है तो हम ऊपर से घूम के आ रहे हैं तो इसका भी नाम क्या रख सकते हैं? ए, क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध था नहीं। अब इसके बाद इधर हम नहीं जा सकते, ना इधर जा सकते, क्योंकि दोनों साइड प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। अब क्या होगा, बी से चलना शुरू करो, थोड़ा सा देखो, बी से इधर आओगे तो यहाँ पे तो बी ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर इधर जाओगे तो प्रतिरोध है, तो इधर मत जाओ, इधर से घूम के जाओ, यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो ये अलग अलग बिंदु आया कि नहीं आया ना, क्योंकि बीच में क्या है? प्रतिरोध। अच्छा, इस पूरे चित्र में देखो तो दो बिंदुओं के अलावा और बिंदु नहीं दिख रहे हैं, एक ए दिख रहा है और एक बी दिख रहा है, और कोई नाम दिख रहा है किसी बिंदु का? दो ही बिंदु हैं, एक ए है और एक क्या है? बी है। एक ए है और एक क्या है? बी है। और इसमें 3 प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोध ए बी और ए बी के मध्य जुड़े हुए हैं कि नहीं? अगर मुझे इस ए बी के मध्य इसको जोड़ना है तो मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ, ये प्रतिरोध ए बी के मध्य ही जुड़ा हुआ है ना, आर। ये वाला भी किसके मध्य है? ए बी के मध्य, इसको भी ए बी के मध्य ही जोड़ लेते हैं। ये वाला भी किसके मध्य है? ए बी के मध्य, इसको भी ए बी के मध्य ही जोड़ देते हैं। तीनों का मान कितना है? तो देखो अब देख के पता चल रहा होगा कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। पहले देख के हम नहीं बता पा रहे थे कौन सा क्रम है, लेकिन अब देख के बता ले रहे हैं कौन सा क्रम है, बता ले रहे हैं कि नहीं। तो अब कितना आसान लग रहा है देखने में, पहले बहुत कठिन लग रहा था, हो गया कि नहीं आसान। तो सवाल देखने में डरावने रहते हैं, लेकिन जब उसको अच्छे से समझ जाओगे ना तो सब सवाल आसान हो जाते हैं। अब ये तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। इनका जो तुल्य होगा, मान लेते हैं r डैश है, वो बराबर होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r के, होगा कि नहीं? तीनों का मान सेम है ना, तो r ही रहेगा ना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लिखते हैं। हर सेम है, लिख लेंगे, ऊपर वाला जोड़ लो, 1 2 3, उल्टा करेंगे तो यहाँ से r डैश बराबर कितना आ जाएगा? r/3। तो सवाल कितनी लाइन का था? बस एक लाइन का सवाल था, चित्र को समझना था। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना। अब थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, सेम इसी टाइप का चित्र बनाऊंगा, बस 2 प्रतिरोध बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जब उस क्वेश्चन को करने जाओगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? रूल यही सब रहेगा जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो एक अलग टाइप का परिपथ होता है, उसको एक अलग नाम दिया गया है जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना। देखो थोड़ा सा किस टाइप का है, पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। या फिर पहले पढ़ लो थियरी उसकी, फिर एग्जाम्पल लेंगे। सेम यही चित्र रहेगा, बस यहाँ प्रतिरोध इसमें नहीं दिखाया गया है, आगे दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो अलग टाइप का परिपथ हो जाता है, एकदम इस टाइप का नहीं बनेगा तब, क्योंकि यहाँ भी तो प्रतिरोध दिखा रहे हैं, तब इस टाइप का नहीं बनेगा, कुछ अलग बनेगा। और उस टाइप के परिपथ को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु। इस परिपथ का नाम क्या रहेगा? व्हीटस्टोन सेतु। इससे भी हमको न्यूमेरिकल ही हल करना है, लेकिन जो अलग टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं उसको हल करना है। अलग टाइप के जो परिपथ होते हैं, जो अलग था ना, लेकिन ये पुरानी विधि से लग गया, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला जो रास्ता गया है उसमें प्रतिरोध नहीं है। जब उसमें भी प्रतिरोध दे देगा तब नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए तुमको क्या आना चाहिए? व्हीटस्टोन सेतु। इसमें किस टाइप का परिपथ होता है देखो, ऐसे एक प्रतिरोध यहाँ पे है, फिर ऐसे ही एक प्रतिरोध इधर रहेगा, एक प्रतिरोध यहाँ पे है और एक प्रतिरोध
यहाँ पे जितने लोग संधारित्र मुझसे पढ़े हैं उनको ये एकदम आसान लगेगा, हुआ है ये एकदम, बस वो संधारित्र के लिए था, ये प्रतिरोध के लिए है। ठीक है, एक प्रतिरोध यहाँ पे लेंगे, इसका नाम रहेगा ए, इसका नाम रहेगा बी, इसका नाम रहेगा सी और इसका नाम रहेगा डी। इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस। इस बैटरी का विभवांतर कितना है? V। इस बैटरी का विभवांतर कितना है? V। ठीक है ना। इस प्रतिरोध का मान है R1, इस प्रतिरोध का मान है R2, इसका मान है R3 और इसका मान है R4, इसका मान है R5। अगर इस टाइप का कहीं परिपथ दिखता है तो इसी परिपथ का नाम होता है व्हीटस्टोन सेतु। इसमें क्वालिटी का है, खासियत क्या है? अगर मैं बोलूँ कि बताओ R1 R2 किस क्रम में है, या फिर इन सब का मान दे दूं और बोलूँ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो नहीं ज्ञात कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, किसको श्रेणी क्रम में ले किसको समांतर क्रम में, नहीं समझ पाओगे। करके देख लेना, ठीक है ना। जब भी इसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन लगाने जाओगे तो लगेगा ही नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। तो अब ऐसे सवाल को लगाएं कैसे? लगाने में बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बस अगर व्हीटस्टोन सेतु टाइप का परिपथ रहेगा तब, अगर उससे अलग रहता है तब नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तब कौन और बुद्धि लगानी पड़ेगी। अभी आगे किरचॉफ का नियम पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ऐसे परिपथ में जैसे अगर इसमें भी धारा अगर बह गई तब किरचॉफ का नियम लगाओगे, नहीं भी बह रही है तो पूरा एक लूप लेके लगाएंगे, मैं आगे बताऊंगा। बाकी इसमें देखो क्या होता है, अगर ये व्हीटस्टोन सेतु वाला परिपथ है, ठीक है ना, ये जो बीच वाला प्रतिरोध दिख रहा है R5, इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें धारा नहीं बहे। कब नहीं बहेगी? जब R1 बटे R2 बराबर हो जाए R3 बटे R4 पे। व्हीटस्टोन सेतु क्या काम करता है? ये बताता है कि यदि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 है तो R5 में धारा नहीं प्रवाहित होगी। आई बात समझ में? यदि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 है तो इस R5 में धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या कारण हो सकता है धारा प्रवाहित नहीं होने का? धारा एक ही शर्त पे प्रवाहित होती है, जब किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके सिरों के मध्य कुछ न कुछ विभवांतर होता है। विभव नहीं, विभवांतर, ठीक है ना। अगर विभवांतर शून्य है तो धारा नहीं बहेगी, अगर विभवांतर शून्य नहीं है तभी धारा बहेगी। समझ में आई बात? तो अगर R5 में धारा नहीं बह रही है तो इसका मतलब इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? जीरो। तो क्या मैं जीरो लिख दूं यहाँ पे? विभवांतर जीरो, मतलब विभव का अंतर जीरो। अगर ये V वोल्ट की बैटरी लगाए हो ना तो इसका मतलब AB सिरों के मध्य विभवांतर कितना है? V। मतलब यहाँ का कुछ विभव होगा और यहाँ का कुछ विभव होगा, दोनों का अंतर क्या होगा? V। अगर मैं A पर का विभव V मान लूँ और B पर का विभव 0 मान लूँ तो इन दोनों का अंतर V आएगा कि नहीं? क्या केवल V और 0 ही मान सकते हैं और कुछ नहीं मान सकते? मान सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम इसको 2V मान रहे हो तो इसको V मानो, ताकि अंतर कितना है? V। 2V में से V माइनस करोगे तो V आएगा ना। तुम अगर इसको 50V मान रहे हो तो इसको कितना मानोगे? 49V, ताकि घटाने पे वापस क्या है? V।
विभवांतर कितना आना चाहिए, विभव पता है ना कहाँ है, तो हमने मान लिया यहाँ का v होगा, यहाँ का 0, इसीलिए इनका अंतर क्या आ रहा है, v। और इसमें धारा नहीं बहेगी अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यहाँ के सिरों का यहाँ के सिरों पे जो विभव होगा वो समान होगा, तभी उनका अंतर लोगे तो वो क्या आएगा, 0। तो अगर मैं यहाँ का विभव यक्स मान रहा हूँ तो यहाँ का भी क्या मानना पड़ेगा, यक्स, ताकि जब अंतर लें यक्स में से यक्स को माइनस करें तो विभवांतर कितना हो जाए, 0। आई बात समझ में। तो यहाँ का जरूर विभव समान होगा, इसीलिए विभवांतर 0 है, और विभवांतर 0 है तो इसमें धारा नहीं बहे। ये सीधा सीधा ये बोलता है कि यदि R1/R2 बराबर R3/R4 है तो R5 में धारा नहीं बहेगी। अब धारा नहीं बहने का कारण हम क्या अंदाजा लगा पाए, धारा नहीं बहने का कारण क्या है, तो विभवांतर क्या है, 0। अतः R5 के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। अतः R5 के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, विभवांतर 0 होगा। यही ना हमें समझ में आया। व्हीटस्टोन सेतु बोलता है कि अगर इन प्रतिरोधों के मानों का जो अनुपात है वो बराबर है तो इसमें धारा नहीं बहेगी। नहीं बहेगी उसका कारण हमने सोचा कि विभवांतर 0 हो गया होगा और विभव समान हो गया होगा, तभी ना नहीं बह रही है। तो अब इसी चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ, कि क्या विभवांतर 0 होने पे वो चीज आ रही है, तभी ना हम बोलेंगे कि ऐसा होता है तभी यह धारा नहीं बह रही है, विभवांतर 0 हो गया, बोलेंगे कि नहीं। तब क्या ऐसा संभव है, ये चीज देखेंगे। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, इसी चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या प्रूफ करेंगे कि अगर इसके सिरों के मध्य विभवांतर 0 है तो क्या R1/R2 बराबर है R3/R4 की, ये चीज प्रूफ करेंगे। क्योंकि अगर ये बराबर है तभी ना धारा नहीं बह रही है, विभवांतर 0 है, तो हम उल्टा कर देते हैं, हम विभवांतर 0 ले लेते हैं और फिर हल करते हैं और देखते हैं क्या ये चीज़ मिल रही है। अगर मिल गई तो जरूर ऐसा रहेगा, तो ऐसा होगा। और जब इसमें धारा नहीं बहेगी तो अगर कौन काम रहेगा, हटा देंगे, ठीक है ना। तो यही व्हीटस्टोन सेतु का मतलब है, अगर अनुपात बराबर है तो R5 में धारा नहीं बहेगी, अतः उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। यही लिखना चाहिए था, अब नहीं लिखा तो तुम लोग लिख लेना। अब देखो प्रूफ में हमको क्या करना है, यहाँ का x हमने माना है, ठीक है ना, लिख देते हैं, माना C और D, माना बिंदु C और D पर विभव कितना है, या माना बिंदु C और D पर विभव कितना है, यक्स वोल्ट, कितना है, यक्स वोल्ट, ठीक है। अब अगर हम AC के लिए देखें, किसके लिए, AC के लिए, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग पढ़े हो ओम का नियम, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो V तो हमको पता है विभवांतर होता है, इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा V माइनस यक्स, इंटू आई R होता है, R भी हमारे पास है R1, लेकिन I हमारे पास है नहीं ना। तो हम मान लेते हैं इस बैटरी से I धारा निकली और ये चलते चलते यहाँ तक पहुँची, ठीक है ना, I धारा यहाँ तक पहुँची। अब ये I धारा दो रास्तों पे जाएगी तो बटेगी। मान लेते हैं इसमें धारा चली गई I1, तो इसमें गई I2, I में से I1 इधर चली गई और शेष बची हुई जो है उसको I2 मान लिए, वो इधर चली गई। अब ये दोनों धाराएं ऐसे जाएंगी तो क्या इसमें धारा जाएगी, व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है कि इसमें धारा नहीं बहेगी, क्योंकि यहाँ का विभव समान होता है, विभवांतर 0 होता है। तो I1 इसमें जब जाएगा ही नहीं, यहाँ से सीधे अपना रास्ता पकड़ के यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं। और I2 भी इधर जाएगा, इसमें धारा जाएगी नहीं, ऐसे घूम के I2 भी यहाँ पहुँचेगा,
और फिर I1 I2 मिलके वापस धारा I बनाएंगे और वो धारा I इसमें बैटरी में वापस आएगी कि नहीं। तो अब हमको धारा पता चल गया ना, R1 में कितनी धारा है I1, R2 में कितनी धारा है I2, R3 में कितनी धारा है I1 और R4 में कितनी धारा है I2। तो AC के लिए अगर हम ओम का नियम लगाएं V बराबर IR, तो V जो होता है ओम का नियम क्या होता है V बराबर I इंटू R, इसी का यूज करेंगे। V जो है वो विभवांतर है, तो AC के लिए विभवांतर कितना होगा V माइनस, यहाँ का V विभव है और यहाँ का X विभव है, अंतर लेना है तो V माइनस बराबर I। AC में धारा कितनी है I1, AC में धारा कितनी है I1 इंटू प्रतिरोध कितना है R1, प्रतिरोध कितना है R1, समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरे वाले के लिए लेंगे AD के लिए, तब क्या होगा AD के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ का विभवांतर भी V माइनस यक्स बराबर इसमें धारा कितनी है I2 और प्रतिरोध कितना है समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 भागे अगर 2 करें या समीकरण 1 और 2 से करते हैं, क्या कर रहे हैं जी लोग और किताब कैसन बाजा बजा रहे हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा बराबर, I1 R1 बराबर I2 R2, R1 यही रहने देते हैं, R2 को इधर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R1 बटे R2, I2 यही रहने देते हैं, I1 को इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए ना, कहाँ गया R1 बटे R2 और ये बन गया R1 बटे R2। अब इसकी बारी है R3 बटे R4 लाने का, देखते हैं उसके बराबर क्या आता है। तो R3 और R4 कहाँ मिलेंगे BC और BD में, तो पहले लिखते हैं BC के लिए, इसके लिए BC के लिए, BC के लिए विभवांतर हो जाएगा 0 माइनस यक्स बराबर धारा इसमें कितनी है I1 इंटू प्रतिरोध कितना है R3, समीकरण नंबर 4। उसी तरह क्या लिखेंगे BD के लिए 0 माइनस यक्स सही होगा, 0 माइनस यक्स बराबर I2 R4 है ना, I2 समीकरण नंबर, अब 5 और समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा, समीकरण 4 और समीकरण 5 से ये और ये बराबर, तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे I1 R3 बराबर I2 R4, R4 को इधर भेजो तो R3 बटे क्या हो जाएगा I2 उतार लेते हैं, I1 इधर आके बटे में चला जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर। अब 6 और 3 को देखो, ये वाला पक्ष बराबर है RHS, तो LHS भी क्या हो जाएगा बराबर, समीकरण 3 और समीकरण 6 से ये और ये बराबर RHS, तो LHS भी क्या हो जाएगा, मतलब आ जाएगा R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। आया कि नहीं। व्हीटस्टोन सेतु क्या बोल रहा था, अगर ऐसा होता है तो R5 के सिरों के मध्य विभव सेम हो जाएगा, विभवांतर 0 हो जाए।
हमने क्या किया, हमने पहले ही मान लिया बिंदु सी और डी पर विभव x है, विभवांतर क्या हो गया तब 0। तो जब विभवांतर 0 मान के चले और एक सोल्यूशन किए, एक डेरिवेशन किए, तो हमको लास्ट में मिल गया वही चीज़, जिसके कारण वैसा हो रहा था। इसका मतलब वैसा सही में होता होगा तब ना, तो जब विभव सेम लिए तो ये चीज़ मिला। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इनका अनुपात बराबर है, R5 को गायब कर दो, सवाल एकदम लुल्ल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना, यही चित्र बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का, नहीं तो रहने दो यही बनाते हैं। एक यहाँ प्रतिरोध है, हाँ, इसका प्रैक्टिकल हो सकता है, बस ध्यान देना कि प्रतिरोध सेम हो सकता है। जैसे प्रतिरोध है, इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 4 ओम, इसका मान है 10 ओम, इसका मान है 20 ओम, और यहाँ बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका मान है 5 ओम, ठीक है ना। इसका मान कितना है, ये A है और ये क्या है, B है। हमको ज्ञात करना है A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध। A B के मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। अब कहोगे अब मैं बैटरी लगी हुई थी, अब मैं नहीं लगाएं, तो वोल्टेज पूछेगा तो लगाएगा, नहीं पूछा है तो नहीं लगाएंगे। हमको बस प्रतिरोधों के बेस पे ही बता देना है हटाना है कि नहीं हटाना है, प्रतिरोध ही है ना सब। तो अब चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है। इसको हम क्या मानते हैं, R1, इसको क्या मानते हैं, R2, इसको क्या मानते हैं, R3, इसको क्या मानते हैं, R4। अब देखो कहीं कहीं बुक में देखोगे तो PQRS भी माना रहेगा, ठीक है ना। बोला जाएगा यदि P/Q बराबर R/S है तो बीच वाले को हटा सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर R1/R2 बराबर R3/R4 है तो बीच वाले को हटा सकते हैं। ये बीच वाला कौन है, R5। तो देखते हैं, निकालते हैं R1/R2 बराबर R3/R4। R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू 10 और R4 की वैल्यू 20। 2 दूनी 0 0 कट गया, इधर भी आया 1/2 और इधर भी आया 1/2, आया कि नहीं। मतलब यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के नियम की पालना कर रहा है कि नहीं। अतः यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के नियम की पालना कर रहा है। इसलिए R5 को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो अब अगर हटा देंगे तो चित्र कैसा हो जाएगा, यहाँ पे A लिखा है, फिर यहाँ से एक प्रतिरोध इधर जोड़ा गया है, फिर एक प्रतिरोध इधर जोड़ा गया है, यहाँ से ऐसे आएंगे, एक इधर लगा है, ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे जाएंगे तो एक प्रतिरोध यहाँ लगा, और इधर क्या लिखा था, ये R1 है जो कितने ओम का है, ये R2 है जो कितने ओम का है, ये R3 है जो कितने ओम का है, और ये R4 है, ये कितने ओम का है, 20 ओम का। अब AB के मध्य अगर देखो बीच वाले को हटा दिया हूँ, R5 गायब है ना। अब तुमको देखना हो तो सवाल एकदम आसान हो गया कि नहीं। ये दोनों कौन है क्रम में, और ये दोनों भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में।
ठीक है ना। अब श्रेणी में जोड़ो, फिर जो आता है उनको क्या जोड़ लो, समांतर। तो कैसे जोड़ोगे, लिखोगे R1 और R2 किस क्रम में है, R1 और R3, R1 और R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो क्या लिखोगे, R बराबर R1 प्लस R2 मतलब 2 प्लस 10, R बराबर क्या आ जाएगा 12 ओम। उसी तरह R2 और R4 भी किस क्रम में है, R2 और R4 श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो लिखोगे R डैश बराबर R2 प्लस R4, R2 का मान 4 है और R4 का मान 20, 20 4 24 ओम आ गया। अब R और R डैश किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। R और R डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो क्या लिखेंगे, 1/R डबल डैश बराबर 1/R प्लस 1/R डैश। जगह कम है तो मैं डायरेक्ट R की वैल्यू रख दे रहा हूँ, कितना है 12 प्लस 1/, तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 2 एक्का में 24, एक्कम 24, 1 एक्का में 1/R डबल डैश बराबर 3 कितना आ गया, 3/1/8 आया। तो R डबल डैश बराबर क्या आ गया 8। तो निकल गया ना तुल्य प्रतिरोध। पहले देख के कठिन लग रहा था, जब यहाँ तुम श्रेणी क्रम समांतर क्रम डायरेक्ट लगाने जाओगे तो समझ ही नहीं पाओगे कौन श्रेणी क्रम है और कौन समांतर क्रम। जैसे ही व्हीटस्टोन सेतु के जैसा बना, बीच वाला गायब हुआ, तो करे बात का हो गया एकदम आसान। ठीक है ना। अब इतना नोट कर लो, अभी आगे भी पढ़ाऊंगा, आज ख़त्म कर दूंगा विद्युत धारा।